आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। अगर भारत में यूरोपियों के आगमन की बात करें तो यूरोपियों के आगमन की अगर हम बात करें तो वास्तव में यूरोप निवासियों को ही तो यूरोपी कहा गया और किसी एक देश के नागरिकों को नहीं कहा गया। अगर वास्तव में देखें तो यूरोप में एक कंट्री तो है नहीं, अलग अलग कंट्रियों ने यानी अलग अलग देशों ने भारत की तरफ रुख किया। ये कारण क्या था रुख करने का भारत की ओर? क्या जरूरत पड़ी यूरोप वासियों को भारत आने की? व्यापार से संबंधित अगर हम बात करें तो किसी ने यूरोप वासियों को कहीं से भी पता चला होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर गर्म मसाले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर हम गर्म मसालों का कॉन्सेप्ट देखें, जैसे अगर हम देखें तो भारत में जो फूड वगैरह मतलब जो खाना खाया जाता है, यहाँ का जो खान पान की व्यवस्थाएं हैं ये स्पाइसी हैं। इतनी विश्व के किसी देशों में इतनी नहीं खाई जाती जितनी भारत में स्पाइसी खाना खाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, मसालों का अच्छा उत्पादन है तभी तो ये व्यवस्थाएं हैं। अंग्रेजों के अगर फॉरेन में देखें तो ज़्यादातर उबला हुआ खाना खाते हैं। जब उनको ये पता चला, और यहाँ सीधी सी बात है, अगर देखा होगा डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि मसाले जो गर्म मसाले आते हैं इनको खाने से भाई शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। और यूरोपीय कंट्रियों में अगर हम देखें तो साल में लगभग 12 महीने ठंड का मौसम रहता है, ठीक, तो उनको इन मसालों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। इस तरीके के गर्म मसाले प्राप्त करने के लिए इन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और वैसे अगर हम देखें तो नीचे वाला हिस्सा, जैसे अगर हम देखें तो ये केरल वाला हिस्सा हम लोग सबसे पहले सुनते हैं। अगर पुर्तगाली नागरिक आया था वास्को डी गामा, जो सबसे पहले ये कालीकट केरल के कोझिकोड बंदरगाह पे आया था, ठीक। अगर हम देखें तो अभी ये सीरियल से बताते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो जैसे भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज, यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं समुद्री मार्ग की खोज। क्या इसके पहले भारत आने के लिए कोई रास्ता नहीं था? अगर वास्तव में देखें तो भारत आने के लिए पहले एक ये परंपरागत मार्ग था। परंपरागत मार्ग वाला इराक, ईरान, तुर्की, ये वाला मार्ग, यानी ऊपर से आते हुए और ये लोग पहुंचते थे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद से खैबर, गोलन, बोलन को खैबर, गोलन, बोलन, अगर यहाँ पे देखें तो इन दर्रों से होते हुए ये भारत में प्रवेश करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी के आते आते इस जगत पर अरब देशवासियों का आधिपत्य हो चुका था और अरब वासियों के कारण ये मार्ग सुरक्षित नहीं रह गए थे। अब अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड मैप पे देखो, ऊपर वाला जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, अफगानिस्तान वाला हिस्सा, जब ये मार्ग पूरी तरीके से स्थल अवरुद्ध मतलब जो ये लैंडलॉक वाला देश है, यहाँ पर आने में, यहाँ पर पूरे में किसका अधिकार हो चुका था? अरब वासियों का। अब इन अरब वालों के चक्कर में यूरोप वासी उधर से आने को अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे। इसीलिए यूरोप वासियों ने एक नया समुद्री मार्ग खोजा, मतलब प्रयास किया गया खोजने का। इसी अगर देखें यही खोजने के चक्कर में सबसे पहले कोलंबस निकला था। कोलंबस कब निकला था? कोलंबस कब निकला था? यही समस्या है, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ लो भैया, ये बहुत जरूरी है, ठीक। तुम लोगों को लगता है कि सब ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, होगा नहीं सिलेक्शन बिना पढ़े लिखे। वास्तव में कोलंबस अगर हम देखें तो लोगों को लगता है कि नहीं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यही पढ़ाते हैं ज्यादातर टीचर, यही पढ़ाते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्तव में वो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में वो भारत की खोज करने निकला था और वो पहुंच गए कहाँ? नई दुनिया, जहां उसको बताया अमेरिका, ठीक। तो वो एक अलग देश की खोज हो गई, नया देश निकल के आया। उसके बाद 1494 में जब वो निकला था, उसके पहले अगर हम देखें तो यूरोप वासियों में पुर्तगाली जो राजा था, जिसको हम प्रिंस द नेविगेटर के नाम से जानते हैं, डॉन हेनरिक नाम था उसका, वो एक ऐसा राजा था जो मतलब नए समुद्री मार्गों की खोज मतलब नई नई खोजें करने में यकीन रखता था। अपने देश के नाविकों को अलग अलग देशों की खोज करने के लिए, अलग अलग देशों के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए वो जहाजी बेड़े भेजा करता था।
भाई सीधी सी बात है, सरकारी सहायता प्राप्त होगी तभी तो कोई व्यक्ति जा पाएगा। ठीक, तो इस तरीके की उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी, मतलब उसने इसीलिए तो सीधी सी बात है वास्को डी गामा तभी तो निकला वहां से। लेकिन क्या किसी को पता है कि वास्को डी गामा के पहले भी कोई व्यक्ति निकला था भारत के लिए? याद आया ना कि पढ़ाया है? अगर हम देखें तो पहले, इसके पहले एक पुर्तगाल से एक नाविक निकला था, बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास ये निकला था 1487 में। ये 1487 में निकला, और ये जो साउथ अफ्रीका का अंतिम किनारा है, जिसको हम उत्तर महाद्वीप या आसा अंतरीप के नाम से जानते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको तूफानी महाद्वीप के नाम से भी जाना जा सकता है। जब वो 1487 में निकला, अब वो भैया ये केप को, ये जो साउथ अफ्रीका का अंतिम किनारा दिख रहा है, इस मार्ग से होते हुए भारत जाना था। ये तूफानी द्वीप कहलाता था, मतलब इस क्षेत्र में तूफान सबसे ज्यादा आते थे। जाहिर सी बात है अगर वो व्यक्ति भारत तक नहीं पहुंचा, यानी वो इसी द्वीप से वापस लौट गया होगा, अब आगे नहीं बढ़ा। तो 1487 में सबसे पहले भारत के लिए कौन निकला था? बार्थोलोम्यू डियास, लेकिन ये भारत तक पहुंचा नहीं, सीधी सी बात है। अब इसके बाद वास्को डी गामा ये निकले कब? 1498। वैसे तो 1497, भैया 1498 में तो भारत पहुंच गए थे। ठीक, और जैसे कई जगह किताबों में पढ़ा होगा ना कि भारत की खोज की वास्को डी गामा ने, या कई टीचर बता देते वास्को डी गामा ने खोज की भारत की। भारत की खोज किसी ने नहीं की है, भारत तो पहले भी अस्तित्व में था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है, क्योंकि अगर हम वास्तव में देखें जिस समय की ये बात है, उस समय भारत में प्रवेश के दो मुख्य मार्ग थे। ठीक, पहला वाला वही उत्तर वाला जो ये हमारा बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान आता था, जहां ये ग्रीन वाला वर्ल्ड मैप में अफगानिस्तान वाला हिस्सा जो आजकल तालिबान के अधिकार क्षेत्र में है, यहां तक आते थे। हमने जैसा बताया कि 15वीं शताब्दी में, भाई 15वीं शताब्दी तक अरब था, अरब जगत का पूरे इसमें इस क्षेत्र में अधिकार हो गया था। यानी यूरोप वासियों के लिए ये जो मार्ग था ये सुरक्षित नहीं था, क्योंकि यूरोप से कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको बीच में ही मार काट के उसको लूट लिया जाता था। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि बैंक में पैसा ट्रांसफर किया और भारत पहुंचेंगे तो निकाल लेंगे। जो भी धन होता होगा, लोग अगर कुछ लेने के लिए गए तो क्या भाई सीधे से कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो अपने साथ जो भी हम धन मुद्रा, सर्फियां हो, सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात जो भी होगा साथ में लेके चलते होंगे। तो ये मार्ग असुरक्षित हो गया। जब ये असुरक्षित हो गया तो सीधी सी बात है यूरोप वासियों ने नए मार्ग की खोज करना प्रारंभ की। तो भारत की कहीं कोई खोज नहीं हुई है। खोज किसकी हुई है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की। ठीक, वही काम वास्को डी गामा ने 1497 में ये निकला। हमने जैसा बताया कि जो पुर्तगाली शासक था डॉन हेनरिक, जिसको हम प्रिंस द नेविगेटर के नाम से, नेविगेशन का मतलब क्या होता है सबको पता है। नेविगेशन का मतलब होता है कि रास्तों की मतलब रास्ते दिखाता है। देखा होगा ना गूगल का नेविगेशन मैप आता है, उसमें क्या दिखाता है? आपको रास्ते दिखाता है। तो उसने अपने संज्ञा ही रख ली थी प्रिंस द नेविगेटर के नाम से। ठीक, अब सीधी सी बात है, उसने पहले बार्थोलोम्यू डियास को भेजा, 1487 में निकले, लेकिन ये क्या आसान द्वीप तक आए जो साउथ अफ्रीका का अंतिम किनारा था। ये तूफानी महाद्वीप भी कहलाता था। ये यहीं से वापस लौट गए, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास किसने किया? 1497 में वास्को डी गामा ने। ये आसान द्वीप तक, जिसको तूफानी महाद्वीप कहते थे, ये यहां तक आया। और इसके बाद इसको एक व्यक्ति मिला जिसको अगर हम देखें किताबों में पढ़ा होगा, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद, भाई सीधी सी बात है, पुर्तगाल में ये तो नहीं मिले होंगे इनको। ठीक, किताबों में कोई व्याख्यान नहीं है कि इनसे इनकी मुलाकात कहां हुई, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इनको रास्ते में कहीं ये मिले होंगे। ठीक, अब जाहिर सी बात है अगर ये भटक गए हैं तो ये क्या भाई पथ प्रदर्शक, यानी इनका रास्ता सहयोग करते रहे कि तुम सामने से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, तो पीछे वाला रास्ता तो हमें पता है ना। तो भाई पथ प्रदर्शक के रूप में ये इनकी सहायता करने लगे। और इनकी सहायता के साथ 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में ये कालीकट कहाँ?
हाँ भाई, कई किताबों में गुजरात भी लिखा है तो वो गलत है। कालीकट केरल, केरल में। और उसमें भी अगर हम देखें कप्पक डाबू करके है एक बंदरगाह, उस समय कप्पक डाबू था, प्रेजेंट टाइम पे इसको कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां पर ये आया। हाँ, उस समय कालीकट कप्पक डाबू था, वर्तमान में केरल और कोझिकोड। बंदरगाह कौन सा? कोझिकोड। उस समय कप्पक डाबू, कालीकट केरल, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो ये कहां है? 1498 में ये केरल आया। ठीक, अब जाहिर सी बात है, जब ये दूसरे देश का व्यक्ति था और भारत में, क्या इसके पहले कोई व्यापार नहीं था? भारत में इसके पहले व्यापार कौन कर रहे थे? भारतीय राजा कहां से व्यापार करने लगेंगे? जबरदस्ती बेवकूफों वाली बात। हाँ, अरब। यानी अगर हम देखें, जब भाई सीधी सी बात है, ऊपर वाला क्षेत्र अरब लोगों ने मतलब ये बंद कर दिया था, वो इसीलिए क्योंकि अरब वाले भारत में अपने अधिकार को, मतलब व्यापारिक अधिकार को एक छत्र बनाए रखना चाहते थे। सीधी सी बात है, अगर किसी का भी होगा तो वो कंपटीशन कम करना चाहता है। ठीक, अब अरब वालों का सबसे ज्यादा इसका विरोध किसने किया? वास्को डी गामा का सबसे ज्यादा विरोध किया अरब व्यापारियों ने। अरब व्यापारियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। जब ये यहां आया, कहां आया? कालीकट। जब यहां पर आया, कालीकट में इसने प्रवेश किया, तो उस समय होता था भाई, एक यहां पर हिंदू शासक थे जमोरिन। एक्चुअल में उन शासक का नाम जमोरिन नहीं है, ये उनके पूर्वजों का दी हुई एक तरीके से उपाधि मान सकते हो। ठीक, उस उपाधि की अगर हम बात करें तो वो एक उपाधि थी जमोरिन, ना कि उनका नाम। उस हिंदू शासक ने जमोरिन, वहां के ये शासक थे जमोरिन, इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। एक्चुअल में उस समय केरल नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे, बहुत छोटे छोटे राज्य होते थे। तो सीधी सी बात है, जब ये पहली बार यहां आए तो इनका जमोरिन ने स्वागत किया, लेकिन इसका विरोध किसने किया? अरब व्यापारियों ने। अरब व्यापारियों को यह लगता था कि अगर ये व्यापारी, क्योंकि देखो अरब व्यापारियों के लिए तो बिल्कुल नया इंसान रहा होगा, उनको तो पता ही नहीं कौन से देश से आया है। ठीक, अब उसको अच्छा लग रहा था, उसको लगा यहाँ बहुत गर्म मसाले मिले हैं, ठीक, यानी हमारे देश के लिए फायदा है। अब जब वो वहां से यहाँ आया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद यहाँ से जो चीज सामान ले गया, जो कुछ भी यहाँ से ले गया, जब वो पुर्तगाल वापस अपने देश पहुंचा 1500 ईस्वी में, 1498 से यहाँ आया, और उसके बाद जब वो यहाँ से गया, तो जब अपने देश यानी पुर्तगाल में पहुंचा और जो यहाँ से सामान लेके गया था, उस सामान को जब उसने वहां बेचा तो उसने 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना, मतलब 1 रुपए की चीज लेके जाओ, 60 रुपए की बेच के आओ। अब सिंपल सी बात है, अगर ये आज का नहीं, ये देखो जेनेटिक है पूरे देश में। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पता नहीं कहां, सबको लग रहा होगा ना, पता नहीं कौन से देश में गया, क्या सामान ले क्या, और अच्छा सामान था, इसीलिए तो उसको 60 गुना प्रॉफिट मिला, लाभ कमाया उसने। अब वहां जो और व्यापारी थे, उनको लगा भारत अच्छी जगह है, चलना चाहिए। ठीक, तो भाई अब सबकी एक प्रबल इच्छा जागी कि भारत चलना चाहिए। उसके 2 कारण थे। एक तो उसने ये बताया कि भाई भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर हमारे लिए जो गर्म मसाले हैं, जो हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी उपलब्धता भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा है, यानी अगर हम वहां से व्यापार करें तो हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, वास्को डी गामा ने यह भी बताया पुर्तगाल में जाके कि हालांकि ऐसा कहीं किताबों में नहीं दिया, ये भाई अपना अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि अगर हम उस चीज को इमेजिन करें तो हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर वास्तव में देखें तो भाई यहां से अगर हम कोई भी चीज लाभ कमा के आए होंगे, तो हम यहां से अगर हम दिल्ली गए, हमने बताया कि भाई यहां पर बहुत अच्छी चीजें थी, क्या यहाँ की स्थिति थी, आर्थिक स्थितियां क्या थी, राजनीतिक स्थितियां क्या थी, वो तो फिर हम सारा वर्णन करेंगे ना। उसने बताया कि भाई वहां पे छोटे छोटे राजा हैं और आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम लोग देखें
तो हम लोगों को दो फायदे हो सकते हैं। एक तो हम लोग गर्म मसालों का व्यापार कर सकते हैं, दूसरा हम लोग वहां पर अगर चाहें तो अपनी शक्ति के दम पर शासन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जब ये वापस गया तो 1500 ईस्वी में कैब्राल नामक एक नायक मतलब जहाजी बेड़ों का नायक 13 जहाजी बेड़ों के साथ पुनः भारत वापस आया, कैब्राल। ठीक, जब ये आया, देखो एक्चुअल में नाम उसका लिया जाता है जैसे 13 जहाजी बेड़े थे, हर जहाज का एक नायक होता है। ठीक, तो कैब्राल थोड़ा सा फेमस है इसलिए कैब्राल की बात हो रही है। जब कैब्राल आया उसने भी वही चीज देखी, उसने कैन्नौर और कोचीन यहाँ के दो शासकों से अपना व्यवहार बनाया। सीधी सी बात है, आप किसी दूसरे देश से अगर आ रहे हो तो आप कहीं अनजान जगह जाओगे जब पहली बार, तो वहां का जो मुख्य आदमी होगा, मुख्य व्यक्ति होगा, आप उससे मिलना पसंद करोगे। जैसे किसी दूसरे देश का जब प्रधानमंत्री आता है तो क्या हम लोगों से मिलने आता है? किससे मिलता है? या कोई फॉरेन से यानी विदेश से कोई, अगर हम देखें कोई डेलीगेशन आता है, डेलीगेशन का मतलब होता है कि जैसे राजदूत वगैरह आते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री से ही नॉर्मल मिलते हैं आके। ठीक, तो ये भी जब आया तो इसने कोचीन और कैन्नौर के शासकों से व्यवहार बनाया और कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले ली। अब पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहाँ स्थापित हुई? दूसरी कैन्नौर में। भाई सीधी सी बात है, उसने व्यवहार इसीलिए बनाया था, चापलूसी करी क्योंकि तब तक हम सत्ताविहीन थे। हमने चापलूसी करके दो फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति ली पहले, लेकिन हमने सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? कोचीन में। अच्छा, फैक्ट्री अगर हम देखें, ये शब्द है जो अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में फैक्ट्री की बात करें तो सबके मन में क्या आता है? अगर हम बात करें कि फैक्ट्री, किसी एक फैक्ट्री की कोई एक इंडस्ट्री लगी है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? प्रोडक्शन हो रहा होगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था भाई। आज की डेट में तो अगर हम किसी से भी कहेंगे फैक्ट्री तो उसके दिमाग में यही आएगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, कुछ ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, कुछ हो सकता हो मैन पावर पर चलने वाली मशीनें हों, इस तरीके से। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। फैक्ट्री का मतलब होता था, चाहे फैक्ट्री कहो चाहे कारखाना कहो, इसका एकमात्र मतलब होता था गोदाम। मतलब ये ऐसी जगह पर अपने गोदाम बनाते थे जिसको अगर हम फैक्ट्री कहें तो समझ लेना गोदाम। ठीक, क्यों? ये अपने फैक्ट्री या गोदाम अपने ऐसी जगह स्थापित करते थे जहां पर इनको आसानी से अपने देश से लाया हुआ माल स्टोर करने में आसानी हो, और यहां से जो माल ले जाना है, जिसको हम कच्चा रॉ मटेरियल कहते हैं, यहां से जो ले जाना है उनको यहां पर स्टोर करें। अगर हम भारत के मैप में देखो, भारत के हर कोने में अगर हम देखें तो जितने भी समुद्री किनारे हैं, मोस्टली जितने भी विदेशी कंपनियां आई, उनकी जो भी फैक्ट्रियां थी उन्होंने तटीय क्षेत्रों में बनाई। क्यों? उस समय सबसे सही व्यापारिक जो मार्ग था वो किसका था? समुद्री मार्ग। आसान लगता था इन लोगों को, और पुर्तगालियों ने तो पूरी तरीके से कवर कर रखा था। यहां तक कि पुर्तगालियों ने अकबर तक से कर वसूल लिया था। अभी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, यानी पुर्तगाली अगर हम देखें तो जल में महाशक्ति हो चुके थे। तो यहाँ पे जो तटीय क्षेत्रों में कंपनियां गोदाम बनाने या फैक्ट्री बनाने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता था, व्यापार तो हम पूरे भारत में करेंगे, पूरे भारत के एक एक कोने से जो भी रॉ मटेरियल हम ला सकते हैं वो हम अपने गोदाम या फैक्ट्री में स्टोर करेंगे। प्लस जो जहाज हमारे देश से आ रहा है, वहां से जो माल आ रहा है वो हम अपने गोदाम में स्टोर करेंगे। अब इस गोदाम से पूरे देश में हम अपने देश का माल भेजेंगे, और पूरे देश से जो भारत से इकट्ठा किया है वो हम लाद देंगे कहां? अपने देश में। ये जरूरी नहीं पुर्तगाल, क्योंकि भाई यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल भी है, डच भी है, और ब्रिटिश भी है, स्पेनिश भी है। ठीक, तो ये तो बात हो गई। ये जैसा वास्तव में बता रहे थे कि कोचीन और कोन्नूर में इनकी जो फैक्ट्रियां थी वो दोबारा स्थापित की गई। पहली कैन्नौर में, अरे वो कहीं कन्नौर दिया है, कहीं कैन्नौर दिया है, तो वो अलग अलग है। अब वो अलग अलग नहीं, वो एक ही शब्द है, लेकिन वो किताबी भाषा में अगर हम देखें तो अलग अलग लिखा गया है। तो वास्तव में देखें तो जब ये फैक्ट्रियां स्थापित की गई, उस समय जब वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में वापस भारत आया, एक बार गया, वो 3 बार आया है। 1498 में, 1502 में और 1524 में। अंतिम बार जो आया था वो 1524 में आया था, लेकिन उसके पहले 1502 वाला पढ़ लेते। 1502 में जब वो आया तब उसने 1500 कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, क्योंकि उस समय वो बताया ना कि 13 जहाजी बेड़ों के साथ में आए थे, उसमें वास्को डी गामा भी था। ठीक, अब कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। उसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई?
हाँ, कोचीन में कब स्थापित की गई? 1503 में। 2 में आया था, 3 में स्थापित की गई, 1505 में कन्नौज में स्थापित की गई। उसके बाद वास्तव में यहाँ की जो स्थिति थी, तो अब जब ये 2 जगह फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, अब शासन के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई। कंपनी बना ली है तो कंपनी के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी तो होने चाहिए। तो पुर्तगालियों ने अपने लिए एक नियम बनाया कि भैया प्रत्येक 3 साल के लिए गवर्नर रखा जाएगा, और उस गवर्नर की जितने भी पुर्तगाली शासक हैं वो सब बात मानेंगे। भाई सीधी सी बात है, ऐसे तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई एक सीनियर व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसमें गवर्नर बना है अल्फांसो दा अल्मीडा। नॉर्मल अगर याद रखो तो अल्मीडा याद रखोगे तो इससे, क्योंकि देखो भाई यूरोप वासियों के नाम इतने बड़े बड़े और इतने कठिन होते हैं कि प्रोनाउंसिएट करना संभव नहीं सबके लिए। आप अगर सरनेम से याद रख सकते हो तो वो भी याद रख सकते हो। सबसे पहले गवर्नर बनने का जो मतलब दायित्व मिला वो अल्मीडा को प्राप्त हुआ। अल्मीडा ने बहुत ज्यादा काम किया, और वास्तव में अगर हम अल्मीडा का देखें तो अल्मीडा ने फायदा किसका उठाया? जो भारतीय राजाओं के बीच में आपसी फूट थी। अगर हम देखें तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा होते थे, इनमें आपसी मतमुटाव बहुत होता था, उसने इसका फायदा उठाया। व्यापारिक तो एक सेकेंडरी हो गया उसके लिए, उसने पहले शासन के लिए बनाया। अब सीधी सी बात है, 2 को आपस में लड़वा दो, फायदा किसका? उसको यह एहसास हो गया था इन क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेद का वो फायदा उठा सकता है, और अपने मतलब पुर्तगालियों का जो शासन है वो स्थापित किया जा सकता है, उसको आधार बनाया उसने। ठीक, अब अगर हम इसके आगे देखें तो वास्तव में वास्को डी गामा, इसके बाद जैसे हमने बताया ना 3 और 5 2 बार फैक्ट्री स्थापित की, फिर वापस गया पुर्तगाल, और फिर आया वो 1524 में। अंतिम बार जब आया यहां तो वो पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। वास्को डी गामा जब अंतिम बार आया तो यहां पर जब आया तो वो पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया। हाँ, मतलब जब वो आया तो वो उसको पुर्तगाल से ही उपाधि दे दी गई थी, जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, तो यहाँ वायसराय बनकर आया, और 1524 में ही उसकी मृत्यु हुई। कहाँ? कोचीन में। ठीक, ये थी वास्को डी गामा की कहानी। अब इसके बाद अगर हम फर्स्ट नंबर पे देखें तो हमारा ये अल्मीडा की अगर हम बात करें तो अल्मीडा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। 1505 से 1509 तक इसका शासन था। यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था, और वास्तव में देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे भी हमने बताया ना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से भारत में अपने शासन को स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य यहाँ क्यों आए थे? ये व्यापार के लिए। अगर ये व्यापार के लिए आए तो व्यापार पर एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार कैसे बनाए रखा जा सके, मतलब अगर हम देखें तो अपने व्यापार को सुरक्षित कैसे रखा जाए। भाई उस समय क्या था कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच संघर्ष चलता रहता था, एक तो पुर्तगाली और अरब यहाँ पहले से स्थापित थे, और पुर्तगाली अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। पहली बार जब अरब और पुर्तगालियों के बीच मध्य जब संघर्ष हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अरब वासियों को, पुर्तगालियों को नहीं, क्योंकि पुर्तगालियों को हुआ था तो उस समय स्थापित ही नहीं हो पाते। इन्होंने अरब वासियों के साथ भयंकर संघर्ष हुआ, और उसका फायदा यह मिला कि इन्होंने अपनी स्थापना यानी अपना व्यापार स्थापित कर लिया था भारत में। ठीक, अल्मीडा अगर हम बात करें, इधर लिख रहे हैं, अल्मीडा का अगर हम शासनकाल देखें तो 1505 से 1509, 1505 से 1509 तक का इसका जो शासन था, पहली चीज ये पहला गवर्नर बना। भाई बताया ना कि अभी कंपनियों ने शासन के लिए व्यवस्था बना रखी थी कि 3 साल के लिए कोई भी एक व्यक्ति गवर्नर बनेगा, तो पहला गवर्नर बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? हाँ, अब इसका 2 मुख्य काम इसने, जैसे भी हमने बताया कि इसने अपना व्यापार सुरक्षित रखने के लिए कि इन्होंने पॉलिसी बनाई जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। जैसे भी हमने कहा ना कि अकबर ने भी इसके लिए टैक्स दिया। पुर्तगाली कहां से आए थे, किस मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से, यानी इनके जो नाविक थे वो समुद्री क्षेत्रों में महारत हासिल थी उनको। भाई समुद्र में इनको महारत हासिल थी। समुद्र में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, गुजरात और लगभग फारस और एक और कोई कंट्री थी, 3 जगह का संयुक्त एक बेड़ा आया था, और उसके और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष हुआ।
इन लोगों के बीच जब संघर्ष हुआ, इस संघर्ष के बाद पुर्तगालियों की जो जल शक्ति थी वो महाशक्ति बन चुकी थी। हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगालियों के अलावा और कोई नहीं था। मतलब पुर्तगाल, भाई अगर हम देखें तो उस समय अगर हम ऊपर चले जाएं तो मुगल साम्राज्य भी स्थापित हो रहा था, पूर्णतया स्थापित नहीं था भारत में, स्थापित हो रहा था। यानी ऊपर वाले में तो राजा थे, लेकिन किसी भी राजा के पास इतनी नौ सैन्य शक्ति नहीं थी जो इनका मुकाबला कर सके। अब ये जो शांत जल की नीति थी, अगर हम इसको आगे थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाएंगे, बाकी पीडीएफ में दिया भी है। अगर हम वास्तव में देखें तो शांत जल की नीति अल्मीडा ने अपनाई, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर जो ये समुद्र क्षेत्र था पुर्तगालियों के पास में, यहाँ पर किसी भी राजा का जहाज या किसी भी व्यापारिक जहाज की अगर उतरेगा तो पुर्तगालियों को कर दिए बगैर नहीं जाएगा। पुर्तगाली जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार तो कोई नहीं कर सकता था, ये पुर्तगाली ही कर सकते थे। ठीक, उसका रीजन था, उनको लगता था कि शायद ये अपना सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हो, तो उसमें मना, सीधे सी मना थी कि आप ये व्यापार करेंगे ही नहीं। दूसरा, हर एक जहाजी बेड़े के साथ जैसे कन्वॉय चलता ना, अमरनाथ की यात्रा, जैसे अभी वर्तमान समय में देखें तो अमरनाथ की यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा जब करवाई जाती है तो अब देखो इंडियन आर्मी का कॉन्सेप्ट रहता है, 2 गाड़ी आर्मी की, फिर बीच में आम नागरिकों की गाड़ियां या जो भी अगर देखें सरकारी बसें, जो भी साधन होते हैं, फिर पता चला बीच में 4 गाड़ी आर्मी की, फिर आम नागरिकों की गाड़ियां। कुछ इसी तरीके से पुर्तगालियों की ये शांत जल की नीति थी। मतलब अगर किसी भी राजा के 10 जहाजी बेड़े जा रहे हैं तो 10 में से 4 पुर्तगालियों के होंगे। वो ये देखते थे कि तुम कहीं दाएं बाएं ना हो। भाई सीधी सी बात है, तुम किसी खतरनाक सामग्री का आयात निर्यात नहीं कर सकते हो, मतलब ला नहीं सकते हो, ना भेज सकते हो यहां से, क्योंकि वो जल में महाशक्ति थे। अब इसका अगर वास्तव में अकबर तक ने इसका टैक्स दिया है, और अकबर के अगर हम बारे में देखें तो अकबर सबको पता है किस तरह का शासक था। उसके समय में मुगल साम्राज्य ने अपना काफी विस्तार किया। ठीक, तो ये थी पुर्तगालियों की शांत जल की नीति, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में अगर हम देखें तो सिर्फ अल्मीडा तक रखते हैं। अल्मीडा के आगे फिर आगे हम अल्बुकर्क वगैरह पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्लास का अगर हम देखें तो ये पार्ट 1 शूट हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट फिर अगली क्लास में।